नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल A to Z इन्फॉर्मेशन में। हमारी आज की चर्चा का विषय रहेगा चैप्टर नंबर 7, सुव्यवस्थित योजना, इच्छा को कर्म में साकार करना। चलिए शुरू करते हैं। दौलतमंद बनने की ओर 6वां कदम। आपने सीखा है कि इंसान जो भी सृजन करता है या हासिल करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होता है। इच्छा ही हमें यात्रा के पहले दौर में ले जाती है, अमूर्त से मूर्त यथार्थ की ओर ले जाती है, कल्पना के वर्कशॉप में ले जाती है जहां इस रूपांतरण की योजनाएं बनाई जाती हैं और व्यवस्थित की जाती है। अध्याय 2 में आपको 6 निश्चित व्यवहारिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आप धन की इच्छा को इसके भौतिक रूप में रूपांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ सके। इनमें से एक कदम है निश्चित और व्यवहारिक योजनाएं बनाना जिनके द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अब आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आप किस तरह व्यवहारिक योजनाएं बना सकते हैं। पहला, धन कमाने की आपकी योजना के बनने और पूरा होने में आपको जितने लोगों के समूह की आवश्यकता हो उतने लोगों से जुड़े। बाद के अध्याय में बताए गए तरीके से मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करें। दूसरा, अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने से पहले यह फैसला करें कि आप अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले में क्या लाभ दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी मुआवजे के बिना अनंत काल तक काम नहीं करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति पर्याप्त मुआवजे के बिना दूसरे व्यक्ति से काम करने का आग्रह या आशा नहीं करेगा, हालांकि हो सकता है कि यह हमेशा धन के रूप में न हो। तीसरा, सप्ताह में कम से कम 2 बार और जितना अधिक संभव हो सके अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से मिले जब तक कि आप मिलकर धन कमाने के लिए आवश्यक योजनाएं पूरी तरह से न बना ले। चौथा, अपने मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य के साथ आपका तालमेल आदर्श होना चाहिए। अगर आप इस निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं करेंगे तो आप असफल हो सकते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत वहां पर सफल नहीं हो सकता जहां पूरा तालमेल न हो। इन तथ्यों को अपने दिमाग में रखें। पहला, आप अपने लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न है। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास त्रुटिहीन योजनाएं होनी चाहिए। दूसरा, आपको दूसरों के अनुभव, शिक्षा, प्राकृतिक योग्यता और कल्पना का लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह उन तरीकों से मेल खाता है जिसका अनुसरण करके हर दौलतमंद आदमी में दौलत कमाई है। दूसरे लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति में इतना अनुभव, शिक्षा, जन्मजात योग्यता और ज्ञान नहीं होता कि ढेर सारी दौलत का संग्रह सुनिश्चित हो जाए। दौलत कमाने के अपने प्रयास में आप जिस भी योजना को अमल में लाई वह योजना आपके और आपके मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य की संयुक्त रचना होना चाहिए। आप अपने मन से निकली योजनाओं को आंशिक तौर पर या पूरी तौर पर बना सकती हैं, परंतु यह जरूरी है कि इन योजनाओं को आपके मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों द्वारा जांचा जाए या स्वीकार किया जाए। अगर आपके द्वारा बनाई गई पहली योजना सफलतापूर्वक काम न करे तो इसके स्थान पर एक नई योजना ले आए। अगर यह नई योजना भी काम न करे तो इसके बदले में एक और नई योजना लाए तथा इसी तरह करते रहें जब तक कि आपको ऐसी योजना न मिल जाए जो काम करे। इसी बिंदु पर अधिकांश लोग असफल होते हैं क्योंकि उनमें असफल योजनाओं के स्थान पर नई योजना बनाने की लगन का अभाव होता है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यवहारिक और अमल में लाने योग्य न हो। इस तथ्य को अपने मन में रखें और जब तक कि आपकी योजनाएं असफल हों यह भी याद रखें कि अस्थायी पराजय सिर्फ एक विलंब है। इसका यह अर्थ हो सकता है कि आप जिस योजना पर काम कर रहे हैं वह दमदार या त्रुटिहीन नहीं थी। दूसरी योजनाएं बनाएं, एक बार फिर से शुरू करें। थॉमस एल्वा एडिशन 10,000 बार फेल हुए थे। इससे पहले कि वे विद्युत बल्ब का आविष्कार कर पाते, इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एडिशन को सफलता मिलने से पहले 10,000 बार अस्थायी असफलताओं का सामना करना पड़ा था। अस्थायी पराजय का एक ही अर्थ होना चाहिए और वह यह है कि आपकी योजना में किसी खास किस्म के ज्ञान की कमी थी। लाखों करोड़ों लोग गरीबी और दुख भरा जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास कोई दमदार योजना नहीं होती जिसके द्वारा धन कमा सके। आपकी योजना जितनी दमदार होंगी आपकी उपलब्धि उतनी ही होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान न छोड़ दे, यानी जब तक कि वह हिम्मत न हार जाए। जेम्स जे हिल ने जब पहली बार पूर्व से पश्चिम तक रेल रोड बनाने के लिए आवश्यक पूंजी उगाने का प्रयास किया तो उन्हें अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने नई योजनाओं के द्वारा अपनी पराजय को विजय में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को भी अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ा और न सिर्फ उनके ऑटोमोबाइल करियर की शुरुआत में हुआ बल्कि तब भी हुआ जब वे अपने करियर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उन्होंने नई योजनाएं बनाई और आर्थिक विजय की एक और लंबी छलांग लगा दी। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया है, परंतु हम
अक्सर उनकी विजय ही देख पाते हैं और उन अस्थायी पराजयों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्हें पार करके ही वे इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। इस फिलॉसफी का कोई भी अनुयायी यह आशा नहीं करेगा कि उसे अस्थायी पराजय के अनुभव के बिना ढेर सारी दौलत मिल जाएगी। पराजय की इस बात का संकेत माने कि आपकी योजनाएं दमदार नहीं है। फिर आप इन योजनाओं को दोबारा बना लें और अपने प्रिय लक्ष्य की दिशा में एक बार फिर चल दें। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में पहले ही प्रयास करना छोड़ दें तो आप भगोड़े हैं। भगोड़े लोग कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी नहीं भागते। इस वाक्य को गांठ बांध ले और बड़े अक्षरों में कागज पर लिख ले और इसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर आप इसे हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद देख सकें। जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को चुनना शुरू करें तो उन लोगों को चुनने का प्रयास करें जो पराजय को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग मूर्खतावश यह विश्वास करते हैं कि केवल पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। यह सच नहीं है। प्रबल इच्छा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा पैसा बनाया जाता है और आप इस प्रबल इच्छा को यहाँ बताए गए सिद्धांतों की मदद से इसे आर्थिक रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। धन अपने आप में कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। यह न चल सकता है, न सोच सकता है, न बोल सकता है, परंतु यह सुन सकता है। और जब कोई आदमी इसकी प्रबल इच्छा करता है तो यह उसके आमंत्रण पर दौड़ा चला आता है। सेल्स सेवाओं की बिक्री की योजना। बचे हुए अध्याय में मार्केटिंग सेवाओं के साधन और रास्तों पर विविधतः वर्णन किया गया है, परंतु यहाँ जो भी जानकारी दी जाएगी वह व्यवहारिक होगी, जिससे बाजार में कोई सेवा देने के लिए हर व्यक्ति को मदद कर सके। खासकर उन लोगों के लिए यह अमृत की भांति होगी जिन्हें अपनी जिंदगी एक नेता के रूप में गुजारनी है। अमीर बनने की दिशा में किए गए किसी भी काम की सफलता के लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक योजना बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको ऐसे विस्तृत निर्देश मिलेंगे जिनके द्वारा आप व्यक्तिगत सेवाओं को बेचकर अमीर बनना शुरू कर सकते हैं। यह जानना उत्साहवर्धक है कि जितने भी लोगों ने अधिक धन कमाया है उनकी शुरुआत व्यक्तिगत सेवाओं के मुआवजे के रूप में या विचारों की बिक्री से हुई थी। जिसके पास जायदाद न हो वह अमीर बनने के लिए विचार और व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा और क्या दे सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोगों को लीडर्स के रूप में जाना जाता है और दूसरी तरह के लोगों को अनुयायियों के रूप में। शुरुआत में ही यह निर्णय कर लें कि क्या आप अपने चुने हुए व्यवसाय या क्षेत्र का लीडर बनना चाहते हैं या सिर्फ अनुयायी ही बने रहना चाहते हैं। बदले में जो भी मिलता है उसमें बड़ा भारी अंतर है। तार्किक दृष्टि से कोई अनुयायी उस मुआवजे की उम्मीद नहीं कर सकता जो लीडर को मिल सकता है। हालांकि कई अनुयायी उतने ही धन की आशा करने की गलती करते हैं। अनुयायी होने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर अनुयायी बने रहना भी कोई तारीफ की बात नहीं है। अधिकांश महान लीडर्स ने अनुयायी के रूप में शुरुआत की थी। वे महान लीडर्स इसलिए बने क्योंकि वे समझदार अनुयायी थे। जो आदमी समझदारी से किसी लीडर का अनुसरण नहीं कर सकता वह कभी सफल लीडर नहीं बन सकता। इसके अपवाद बहुत कम होते हैं। वह आदमी जो किसी लीडर का सफलतापूर्वक अनुसरण कर सकता है आमतौर पर वही अत्यंत तीव्र गति से लीडर बनने की दिशा में खुद को विकसित कर रहा होता है। बुद्धिमान अनुयायी को कई लाभ होते हैं और उनमें से एक लाभ है अपने लीडर से ज्ञान हासिल करने का अवसर। लीडरशिप के प्रमुख गुण। लीडरशिप के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। पहला, अविचल साहस। यह साहस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी अनुयायी नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस का अभाव हो। कोई भी बुद्धिमान अनुयायी ऐसे लीडर को लंबे समय तक नहीं झेल पाता। दूसरा, आत्म नियंत्रण। वह आदमी जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। अनुसरण के सामने आत्म नियंत्रण एक शक्तिशाली मिसाल बन जाता है जिसे वह अनुयायी सीख लेता है और जो अधिक बुद्धिमान होता है। तीसरा, न्यायपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण आचरण के बिना कोई लीडर अपने अनुयायियों का सम्मान न तो हासिल कर सकता है न ही उसे लंबे समय तक बांधे रख सकता है। चौथा, निर्णय की निश्चितता। जो आदमी ढुलमुल निर्णय लेता है वह बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है और ऐसा आदमी दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। पांचवा, योजनाओं की निश्चितता। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजनाओं पर काम करता है। जो लीडर व्यवहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना केवल अंदाजे से काम करता है वह उस जहाज की तरह होता है जिसमें रडार न हो। देर सावेर वह चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। छठा, जितना मिले उससे ज़्यादा देने की आदत। लीडरशिप की सेवाओं में से एक यह है कि लीडर अपने अनुयायियों से जीतने की आशा रखता है। उसे स्वेच्छा से उसे देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
सातवां, सुखद व्यक्तित्व। कोई भी बेतरतीब या लापरवाह आदमी सफल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए सम्मान चाहिए। अनुयायी ऐसे लीडर का सम्मान नहीं करेंगे जिसे सुखद व्यक्तित्व के सभी तत्वों में अच्छे अंक न मिले। आठवां, सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यही नहीं, उन्हें और उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। नौवां, विवरण की कुशलता। सफल लीडरशिप के लिए यह भी जरूरी है कि वह लीडर की स्थिति के विवरण में पारंगत हो। 10वां, पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वह इस जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप देता है तो वह लीडर नहीं बना रहेगा। अगर उसका कोई समर्थक कोई गलती करता है और अपने आप को अयोग्य सिद्ध करता है तो लीडर को यह मानना चाहिए कि गलती उसी की है और वही असफल हुआ है। 11वां, सहयोग। सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए और अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लीडरशिप के लिए शक्ति या सत्ता की आवश्यकता होती है और शक्ति के लिए सहयोग की। लीडरशिप के दो रूप हैं। पहला और अधिक प्रभावी रूप है समर्थकों और अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के साथ। दूसरा है शक्ति के साथ, जिसमें समर्थकों की सहमति या सहानुभूति न हो। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जो बताते हैं कि शक्ति के साथ हासिल की गई लीडरशिप अधिक देर तक नहीं टिकी सकती। तानाशाहों और राजाओं के पतन और गुमनामी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि लोग थोपी हुई नेतागिरी को लंबे समय तक नहीं झेल पाते और उनका अनुसरण नहीं कर पाते। नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर शक्ति के द्वारा हासिल की गई लीडरशिप के उदाहरण थे। उनकी नेतागिरी खत्म हो गई। समर्थकों की सहमति द्वारा नेतागिरी की लीडरशिप का वह इकलौता रूप है जो लंबे समय तक बने रहते हैं। लोग शक्ति के आधार पर थोपी हुई लीडरशिप का अल्पकाल तक अनुसरण करते हैं, परंतु वे ऐसा इच्छा से या मर्जी से नहीं करते। लीडरशिप की नई ब्रांड में कुछ अन्य तत्वों के अलावा लीडरशिप के वे 11 तत्व शामिल होंगे जिनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। जो व्यक्ति इन्हें अपनी लीडरशिप का आधार बनाता है उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर बनने के प्रचुर अवसर मिलेंगे। लीडरशिप में असफल होने के 10 प्रमुख कारण। अब तक लीडर्स की प्रमुख गलतियों को बताते हैं। यह जानने की कोशिश करते हैं कि नेता असफल क्यों होते हैं। यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि लीडर क्या न करे जितना कि यह जानना कि लीडर क्या करे। पहला, विवरण व्यवस्थित करने की अयोग्यता। प्रभावी लीडरशिप के लिए आवश्यक है कि आप में डिटेल्स को व्यवस्थित करते और उनमें पारंगत होने की योग्यता हो। कोई भी वास्तविक लीडर भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसके पास वह काम करने का समय न हो जो उसे लीडर के रूप में करना चाहिए। जब कोई आदमी, चाहे वह लीडर हो या अनुयायी, यह कहता है कि वह अपनी योजनाएं बदलने या किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए इसलिए असमर्थ है क्योंकि वह बहुत अधिक व्यस्त है, तो वह अपनी अक्षमता सिद्ध कर रहा है। सफल लीडर अपनी स्थिति से संबंधित सारे डिटेल्स में पारंगत होता है। इसका अर्थ यह है कि उसे यह आदत डाल लेनी चाहिए कि वह डिटेल्स को अपने योग्य सेनापतियों के हवाले कर दे। दूसरा, विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। जब समय की मांग होती है तो वास्तविक महान लीडर्स ऐसा काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं जो वे दूसरों से करने के लिए कहते हैं। तुम में से सबसे महान व्यक्ति सबका सेवक होगा। यह एक सच्चाई है जिसका सभी योग्य लीडर पालन और सम्मान करते हैं। तीसरा, अपने ज्ञान के लिए भुगतान की उम्मीद करने के बजाय उस ज्ञान के प्रयोग के लिए भुगतान की आशा करना। दुनिया लोगों को कभी उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं करती। आप अपने ज्ञान का क्या करते हैं या दूसरों को करने के लिए किस तरह प्रेरित करते हैं, भुगतान इसी के लिए किया जाता है। चौथा, समर्थकों से प्रतियोगिता का डर। वह लीडर जिसे इस बात का डर हो कि उसका कोई समर्थक उसके पद को हथिया लेगा, देर सवेरे यह सुनिश्चित कर लेता है कि ऐसा ही हो। योग्य लीडर अपने अधीन काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षित करता है ताकि वह अपनी स्थिति के डिटेल्स उन्हें सौंप सके। केवल इस तरह लीडर अपने आप को कई गुना कर सकता है और अपने आप को कई स्थानों पर एक साथ रख सकता है और एक ही समय में कई चीज़ों का ध्यान रख सकता है। यह एक शाश्वत सत्य है कि लोगों को अपने प्रयासों से जितनी कमाई हो सकती है उससे अधिक कमाई उन्हें इस बात से होती है कि उनमें दूसरों से प्रदर्शन करवाने के जादू से एक प्रभावी लीडर दूसरों की कार्यक्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है और उन्हें अधिक तथा बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित कर सकता है जो उसकी सहायता के बिना वे लोग नहीं कर पाते। पांचवा, कल्पनाशीलता का अभाव। कल्पनाशीलता के बिना लीडर आपातकालीन स्थितियों का सामना करने में असमर्थ रहता है और ऐसी योजनाएं नहीं बना पाता जिनके द्वारा वह अपने समर्थकों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सके। छठा, स्वार्थ।
उस लीडर से सभी लोग चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों के काम का सारा श्रेय खुद ले लेता है। वास्तविक महान लीडर कभी श्रेय लेने का दावा पेश नहीं करता। वह सारा सम्मान और श्रेय अपने समर्थकों के पास जाने देता है, क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश लोग प्रशंसा और प्रतिष्ठा के लिए अधिक कठोर श्रम करेंगे, जबकि केवल धन के लिए वे इतना कठोर श्रम नहीं करेंगे। 7वां, असंयम। अनुयायी असंयमी नेता का सम्मान नहीं करते। यही नहीं, असंयम किसी भी रूप में उस आदमी की सहनशक्ति और तेजस्विता को नष्ट कर देता है जो असंयमी होता है। 8वां, निष्ठा का अभाव। शायद इसे सूची में सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए था। वह लीडर जो अपने सहयोगियों, अपने वरिष्ठों, अपने कनिष्ठों और अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं होता, वह लंबे समय तक लीडर नहीं बना रह सकता। निष्ठाहीनता किसी भी आदमी को बहुत नीचे ले जाती है। वह जमीन की धूल से भी नीचे हो जाता है और उसे अपमान झेलना पड़ता है जिसके वह सर्वथा योग्य है। निष्ठा का अभाव जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। 9वां, लीडरशिप की शक्ति पर जोर। प्रभावी लीडर प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व करता है और अपने समर्थकों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश नहीं करता है। जो लीडर अपने समर्थकों को अपनी सत्ता या शक्ति का डर दिखाकर प्रभावित करता है, वह शक्ति द्वारा लीडरशिप वाली श्रेणी में आता है। अगर कोई नेता सच्चा लीडर होता है तो उसे अपने व्यवहार, अपनी सहानुभूति, समझ, न्यायप्रियता और कार्यकुशलता के अलावा किसी अन्य तरीके से इस तथ्य का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10वां, ओहदे पर जोर। योग्य लीडर को अपने समर्थकों का सम्मान हासिल करने के लिए किसी ओहदे या पदवी की जरूरत नहीं होती। वह आदमी जो ओहदे को महत्व देता है, दरअसल उसके पास आमतौर पर महत्व देने के लिए और कुछ नहीं होता। वास्तविक लीडर के ऑफिस के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं जो अंदर प्रवेश कर चाहते हैं और उसके काम करने का स्थान और औपचारिकता और दिखावे से मुक्त होता है। यह लीडरशिप की असफलता का सबसे आम कारण है। इनमें से कोई भी गलती आपको असफल कराने के लिए पर्याप्त है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप यह गलतियां न करें, तो इस सूची का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। कुछ उपजाऊ क्षेत्र जिनमें नई लीडरशिप की जरूरत होगी। इस अध्याय को खत्म करने से पहले आपका ध्यान उन कुछ उपजाऊ क्षेत्रों की तरफ आकर्षित किया जाएगा जिनमें लीडरशिप का पतन हो रहा है और जिनमें नए तरह के नेताओं को प्रचुर अवसर मिल रहे हैं। पहला, राजनीति के क्षेत्र में नए नेता की काफी मांग है, एक ऐसी मांग जो आपातकालीन स्थिति से किसी प्रकार कम नहीं है। दूसरा, बैंकिंग बिजनेस की सुधार के दौर से गुजर रहा है। तीसरा, उद्योग धंधों में नए लीडर्स की जरूरत है। इस क्षेत्र में भावी नेता को समय को एक अर्ध सार्वजनिक अधिकारी मान लेना चाहिए, जिसका वह कर्तव्य है कि वह अपने ट्रस्ट को इस तरह से मैनेज करे कि वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए परेशानी पैदा न करें। चौथा, भविष्य में धार्मिक लीडर वर्तमान की आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाते हुए अपने अनुयायियों की भौतिक आवश्यकताओं की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए वश हो जाएगा। उसे मृत अतीत और अजन्मे भविष्य की तरफ कम ध्यान देना होगा। पांचवा, वकालत, डॉक्टरी और शिक्षा के व्यवसायों में नए किस्म की लीडरशिप और कुछ हद तक नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। यह शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर सही है। इस क्षेत्र में भविष्य में लीडर को लोगों को शिक्षित करने के लिए इस तरह के नए तरीके खोजने होंगे कि वे स्कूल या कॉलेज में प्राप्त ज्ञान का जीवन में किस तरह उपयोग करें। उसे सिद्धांतों पर कम और व्यवहारिक उपयोगिता पर अधिक ध्यान देना होगा। छठवां, पत्रकारिता के क्षेत्र में नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। यह उन क्षेत्रों में थोड़े से क्षेत्र हैं जहां नए लीडर्स या नई किस्म की लीडरशिप की आवश्यकता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसका अर्थ यह है कि इंसान की आदतों में भी परिवर्तन के अनुसार बदलना होगा। यहाँ पर जो साधन बताए जा रहे हैं वे अन्य किसी भी साधन की तुलना में इंसान की प्रगति को अधिक निर्धारित करेंगे। किसी पद के लिए कब और कैसे आवेदन करें। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह कई वर्षों के अनुभव का रस है। इसमें सेवाओं को प्रभावी ढंग से बेचने में हजारों लोगों की मदद की है। अनुभव यह सिद्ध करता है कि निम्नलिखित तरीके सबसे सीधे और प्रभावी तरीके हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं के खरीदार और विक्रेता दोनों को जोड़ते हैं। पहला, रोजगार ब्यूरो। सावधानी से किसी प्रतिष्ठित ब्यूरो का चुनाव करना चाहिए जिसकी उपलब्धि के संतोषजनक परिणाम हो और जिसने पर्याप्त लोगों को अच्छी नौकरियां दिलवाई हो। ऐसे ब्यूरो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। दूसरा, अखबार, बिजनेस जर्नल्स, मैगजीन्स में विज्ञापन। आमतौर पर वर्गीकृत विज्ञापन उन मामलों में संतोषजनक परिणाम देते हैं जहां क्लर्क या तनख्वाह वाले आम पदों के लिए अप्लाई किया जाता है। उन लोगों के लिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग आवश्यक है जो एग्जीक्यूटिव पद चाहते हैं। यह विज्ञापन अखबार के ऐसे खंड में छापना चाहिए जहां नियोक्ता का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित एकदम चला जाए। यह विज्ञापन किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से पर्याप्त बेचने वाले गुणों का समावेश किया जाए ताकि सकारात्मक जवाबदेह प्राप्त हो सके।
तीसरा, एप्लीकेशन के व्यक्तिगत पत्र जो सीधे उन फर्म्स या व्यक्तियों को लिखे जाए जहां ऐसी सेवाओं की आवश्यकता हो। इन पत्रों को अच्छी तरह से साफ टाइप करवाया जाए और इन पर हाथ हस्ताक्षर किए जाए। पत्र के साथ आवेदक की योग्यता का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। आवेदक पत्र और अनुभव या योग्यता का ब्यौरा दोनों ही किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। चौथा, व्यक्तिगत परिचितों के द्वारा आवेदन। जहां तक संभव हो आवेदक को किसी साझा परिचित के माध्यम से संभावित नियोक्ताओं के पास आवेदन भेजना चाहिए। इस तरीके से उन लोगों को खास लाभ होता है जो एग्जीक्यूटिव कनेक्शन चाहते हैं और अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहते। पांचवा, स्वयं आवेदन करना। कई मामलों में यह अधिक प्रभावी होता है कि आवेदक खुद ही संभावित नियोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवाएं दे, जिस स्थिति में उस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए, क्योंकि संभावित नियोक्ता अक्सर संभावित कर्मचारियों के रिकॉर्ड के बारे में आने सहयोगिताओं से चर्चा करना पसंद करते हैं। लिखित ब्रीफ में क्या जानकारी दी जाए। ब्रीफ उतनी ही सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए जितनी सावधानी से वकील कोर्ट में चल रहे अपने केस का ब्रीफ तैयार करता है। जब तक कि आवेदक को इस तरह के ब्रीफ तैयार करने का अनुभव न हो, विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए और इस हेतु उसकी सेवाएं ली जानी चाहिए। सफल व्यवसायी ऐसे लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो अपने माल की विशेषता और खासियत के विज्ञापन करने की कला और मनोविज्ञान को समझते हैं। जिसे अपनी व्यक्तिगत सेवाएं बेचनी हो उसे भी यही करना चाहिए। ब्रीफ मिनिमल जानकारी होनी चाहिए। पहला, शिक्षा। संक्षेप में परंतु स्पष्ट रूप से लिखे कि आपकी शिक्षा कहाँ तक है, आपने कॉलेज में किन विषयों में विशेषज्ञता हासिल की है और उस विशेषज्ञता के पीछे के कारण भी बताइए। दूसरा, अनुभव। अगर आपको उस तरह की नौकरी का कोई अनुभव नहीं है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसका उल्लेख करें और अपने पूर्व नियोक्ताओं के नाम और पते भी लिखें। यह सुनिश्चित से लिखें कि आपको उस पद के लिए किस तरह के काम का विशेष अनुभव है, जिस तरह से आप उस पद के लिए अधिक उपयुक्त हैं जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तीसरा, संदर्भ। लगभग हर बिजनेस फर्म उन संभावित कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहती है जो जिम्मेदारी के पद के लिए आवेदन करता है। अपने ब्रीफ के साथ इन लोगों के पन्नों की छायाप्रतियां लगा दे। ए, पूर्व नियोक्ता। ब, वे शिक्षक जिनसे आपने पढ़ा है। स, प्रसिद्ध लोग जिनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। चौथा, किसी निश्चित पद के लिए आवेदन दें। आवेदन करते समय यह उल्लेख करना न भूलें कि आप उस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं। किसी भी पद के लिए आवेदन न करें, इससे यह समझा जाएगा कि आप में विशेषज्ञ योग्यता का अभाव है। पांचवा, जिस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उसके लिए अपनी योग्यताओं का वर्णन करें। पूरा ब्यौरा दे कि आपको यह विश्वास है कि आप उस पद के लिए पूरी तरह योग्य हैं। यह आपके आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण विवरण है। किसी भी अन्य जानकारी की तुलना में यह जानकारी निर्धारित करेगी कि आपको चुना जाएगा या नहीं। छठा, प्रवीक्षा पर काम करने का प्रस्ताव रखें। यह एक क्रांतिकारी सुझाव लग सकता है, परंतु अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि इससे कम से कम एक मौका अवश्य मिलता है। अगर आपको अपनी योग्यताओं पर विश्वास है तो आपको सिर्फ एक मौके की ही जरूरत है। साथ ही इस तरह के प्रस्ताव से यह पता चल सकता है कि आपको उस पद पर करने की अपनी योग्यता पर विश्वास है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। इससे नियोक्ता सबसे अधिक आश्वस्त होता है। इस तथ्य को स्पष्ट करें कि आपका प्रस्ताव इन बातों पर आधारित है। ए, आपको उस पद के लिए अपनी योग्यता पर विश्वास है। ब, आपको अपने संभावित नियोक्ता के फैसले पर भी विश्वास है कि वह आपको परिवीक्षा का अवसर देने के लिए नियुक्ति देगा। सातवां, अपने संभावित नियोक्ता के बिजनेस का ज्ञान। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन देते समय उस बिजनेस के बारे में पर्याप्त रिसर्च कर ले और उस बिजनेस की पर्याप्त जानकारी हासिल कर ले। अपने ब्रीफ में यह संकेत करें कि आपने उस क्षेत्र में क्या ज्ञान हासिल किया है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आप में कल्पनाशीलता और उस पद को हासिल करने में आपकी सच्ची रुचि है। एक बार आपने अपना ब्रीफ तैयार कर लिया तो फिर इसे एक अच्छे कागज पर प्रिंट करा ले। एक बार ध्यान से व्याकरण देख ले, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर ले। ऊपर दिए गए सुझावों का अपनी बुद्धि द्वारा जहां भी उपयोगी लगे अनुसरण करें। सफल सेल्समैन अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि पहली छाप अमिट होती है। आपका ब्रीफ आपका सेल्समैन है। इससे अच्छा सा सूट पहनाइए ताकि यह दूसरों से अलग दिख सके, ताकि आपका संभावित नियोक्ता यह कहे कि उसने आज तक इस तरह का ब्रीफ नहीं देखा जो किसी पद के लिए आवेदन के साथ आया है। अगर आप जिस पद पर प्रयास कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है तो उसके लिए सावधानी से तैयारी करना भी महत्वपूर्ण है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने नियोक्ता को खुद से इस तरीके से बेचते हैं कि वह आपसे प्रभावित हो जाता है तो आपको शायद शुरुआत में ही उससे अधिक मिलने लगे जिसकी आपने उम्मीद की है। अगर आप विज्ञापन एजेंसी या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के माध्यम से रोजगार ढूंढ रहे हैं तो अपने एजेंट से अपने ब्रीफ की प्रतियां
इस्तेमाल करने को कहें ताकि आपकी बेहतरी सेवाओं की बेहतर मार्केटिंग हो सके। इससे एजेंट और संभावित नियोक्ता दोनों ही आपको प्राथमिकता देने लगेंगे। वही पद कैसे पाए जो आप चाहते हैं। हर आदमी उस तरह का काम करना पसंद करता है जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त होता है। चित्रकार रंगों से काम करना पसंद करता है, कलाकार हाथों से काम करना पसंद करता है और लेखक लिखना पसंद करता है। जिनके पास काम के स्पष्ट गुण होते हैं वे बिजनेस और उद्योग के निश्चित क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं। यदि अमेरिका में कोई बहुत बढ़िया चीज़ है तो वह यह है कि यहाँ पर व्यवसायों, उत्पादन, मार्केटिंग और प्रोफेशंस की पूरी श्रृंखला मौजूद है। पहला, यह तय कर ले कि आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं। अगर वह नौकरी या पद अस्तित्व में नहीं है तो शायद आप उसे अस्तित्व में ला सकते हैं। दूसरा, उस कंपनी या आदमी को चुन लें जिनके लिए आप काम करना चाहते हैं। तीसरा, अपने संभावित नियोक्ता का और साथ ही उस कंपनी की नीतियों, स्टाफ और प्रगति के अवसरों का ही अध्ययन करें। चौथा, समय के गुणों और क्षमताओं का विश्लेषण करें और यह जाने कि आप क्या प्रदान कर सकते हैं। उन लाभों, सेवाओं, विकास, विचारों को देने के तरीके खोजें जिनके बारे में आपको विश्वास है कि आप उन्हें सफलतापूर्वक दे सकते हैं। पांचवा, नौकरी के बारे में भूल जाए कि वहाँ पर कोई संभावना है या नहीं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है कि आम रूटीन को भूल जाए। इस बात पर ध्यान एकाग्र करें कि आप क्या दे सकते हैं। छठा, एक बार आप अपने दिमाग में योजना बना ले तो किसी अनुभवी लेखक से कागज पर साफ तरीके से और पूरे विस्तार से लिखवा ले। सातवां, इसे सही पद पर बैठे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करें और बाकी का काम वह कर देगा। हर कंपनी ऐसे लोगों की तलाश में है जो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण काम कर सके, चाहे वह काम विचारों के संबंध में हो या फिर सेवाओं या कनेक्शन के संदर्भ में हो। हर कंपनी में ऐसे आदमी के लिए हमेशा जगह होती है जिसके पास एक निश्चित कार्य योजना हो जिससे उस कंपनी को लाभ पहुंच सके। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ दिन या कुछ सप्ताह का अतिरिक्त समय लग जाए, परंतु इसकी वजह से आपकी आमदनी, तरक्की और प्रतिष्ठा में जो अंतर होगा वह कम तनख्वाह पर कड़ी मेहनत के आपके कई साल बचा देगा। इसके कई लाभ हैं जिनमें सबसे प्रमुख यह है कि इससे अक्सर आपके चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने में आपका 1 साल से लेकर 5 साल तक का समय बच जाता है। जो व्यक्ति प्रगति की सीढ़ी पर आधी ऊंचाई से शुरुआत करता है वह सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना के द्वारा ऐसा करता है। सेवाओं की मार्केटिंग का नया तरीका। जो लोग भविष्य में अपनी सेवाओं की मार्केटिंग बेहतर तरीके से करना चाहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे बल्कि बदल चुके हैं। नियोक्ता और उनके कर्मचारियों के बीच भावी संबंध एक पार्टनरशिप के रूप में होंगे। पहला नियोक्ता, दूसरा कर्मचारी, तीसरा जनता जिसकी वे सेवा करते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग के नए तरीके को कई कारणों से नया कहा जाता है। पहला कारण यह है कि भविष्य में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही सहकर्मी समझे जाएंगे जिनका बिजनेस है जनता की बेहतर सेवा करना। पुराने जमाने में नियोक्ता और कर्मचारी आपस में ही सौदेबाजी कर लिया करते थे ताकि उन्हें एक दूसरे से अधिकतम लाभ हो सके और इस बात पर विचार नहीं करते थे कि अंतिम विश्लेषण में वे दरअसल ऐसा तीसरी पार्टी की कीमत पर कर रहे थे, यानी कि जनता जिसकी वे सेवा कर रहे थे। शिष्टाचार और सेवा आज व्यापार के लोकप्रिय शब्द हैं और वे उस आदमी पर अधिक लागू होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर रहा है बजाय उस नियोक्ता के जिसकी वह सेवा कर रहा है। इसका कारण यह है कि अंतिम विश्लेषण में नियोक्ता और उसका कर्मचारी दोनों ही जनता द्वारा नियुक्त हैं जिसकी वे सेवा कर रहे हैं। अगर वे अच्छी तरह से सेवा करने में सफल नहीं होते तो उन्हें सेवा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपकी QQS रेटिंग क्या है? सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग में सफलता के कारण स्पष्ट रूप से और विस्तार से बता दिए गए हैं। जब तक इन कारणों का अध्ययन तथा विश्लेषण नहीं किया जाता और जब तक उन्हें समझा नहीं जाता तब तक कोई भी आदमी अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से नहीं बेच सकता। हर आदमी को अपनी व्यक्तिगत सेवाओं का सेल्समैन होना चाहिए। सर्विस की गुणवत्ता, मात्रा और भावना काफ़ी हद तक तनख्वाह और रोजगार की अवधि को तय करती है। व्यक्तिगत सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग के लिए आपको QQS फॉर्मूला अपनाना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, जिसका अर्थ है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस सहयोग की सही भावना इज इक्वल टू सेवा को आदर्श सेल्समैनशिप। QQS फॉर्मूले को याद रखें या इससे भी अधिक करें, इसकी आदत डाल लें। आइए हम इस फॉर्मूले का विश्लेषण करें ताकि हम आश्वस्त हो सके कि हम इसका अर्थ ठीक ठाक समझ गए हैं। पहला, क्वालिटी।
सेवा की क्वालिटी का अर्थ है पद संबंधी हर डिटेल में सर्वाधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से प्रदर्शन और मन में हमेशा अधिक कार्यकुशलता का लक्ष्य। दूसरा, क्वांटिटी। सेवा की क्वांटिटी का अर्थ है हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी सेवा देना। आपका लक्ष्य होना चाहिए सेवा की मात्रा को बढ़ाना। अभ्यास और अनुभव के द्वारा आप अपनी क्षमता और निपुणता को विकसित कर सकते हैं। एक बार फिर आदत शब्द पर जोर दिया जा रहा है। तीसरा, स्पिरिट। सेवा की स्पिरिट या भावना का अर्थ है खुशनुमा तालमेल का व्यवहार जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सके। आपकी सर्विस की क्वालिटी और क्वांटिटी ही आपकी सर्विस के लिए स्थायी बाजार बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अपनी सेवा किस भावना से करते हैं या सेवा करते समय आपका व्यवहार कैसा है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इससे न सिर्फ सेवा के बदले में मिलने वाला भुगतान प्रभावित होता है बल्कि रोजगार की अवधि भी प्रभावित होती है। एडर कार्नेगी ने भी इस बिंदु पर बहुत जोर दिया था। उनका कहना था कि व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सफलता की तरफ ले जाने वाले तत्वों में बाकी तत्वों की तुलना में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने तालमेल के व्यवहार की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्होंने ऐसे किसी आदमी को कभी नौकरी पर नहीं रखा जो तालमेल और सहयोग की भावना से काम न कर सकता हो, चाहे उसके काम की क्वालिटी कितनी ही प्रभावी हो और चाहे उसके काम की क्वालिटी कितनी ही अधिक क्यों न हो। कार्नेगी ने लोगों के खुशनुमा होने पर जोर दिया। यह गुण कितना महत्वपूर्ण है, यह साबित करने के लिए उन्होंने कई ऐसे लोगों की जो उनके मानदंडों पर खरे उतारते हैं बहुत अमीर बनने में मदद की। जो लोग खरे नहीं उतर पाए उन्हें अपनी जगह दूसरों के लिए खाली करनी पड़ी। सुखद व्यक्तित्व के महत्व को इसलिए रेखांकित किया गया है क्योंकि इसी तत्व के कारण आप सही भावना से सेवा कर पाते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो सुखद है और सेवा को सद्भाव की भावना से देता है तो इस गुण के कारण सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी की अक्सर भरपाई हो जाती है। कोई भी चीज़ सुखद व्यवहार का स्थान नहीं ले सकती। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू। वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह व्यक्तिगत सर्विस की बिक्री से प्राप्त होती है वह व्यापारी की तरह है जो सामान बेचता है। साथ में यह जोड़ना भी उचित होगा कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार के वही नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने वाले व्यापारी पर लागू होंगे। इस बात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो लोग व्यक्तिगत सर्विस को बेचकर आजीविका कमाते हैं उनमें से अधिकांश अक्सर यह मानने की गलती करते हैं कि उन पर सामान की मार्केटिंग करने वाले व्यापारी की तरह व्यवहार के नियम लागू नहीं होते। अब सिर्फ लीजिए के दिन गुजर गए हैं, अब दीजिए के दिन आ गए हैं। आपके मन की वास्तविक कैपिटल वैल्यू क्या है, यह आप उस दिन आमदनी की मात्रा पर निर्धारित कर सकते हैं जो आप अपने सर्विसेज की मार्केटिंग द्वारा कमाते हैं। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू का उचित अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है कि आप अपनी वार्षिक आमदनी को 16.66 से गुना कर दें। यह अनुमान लगाना उचित होगा कि आपकी वार्षिक आय आपकी कैपिटल वैल्यू की 6% है। धन पर 6% प्रति वर्ष ब्याज मिलता है। धन मन से अधिक मूल्यवान नहीं है, प्रायः मन धन से अधिक मूल्यवान होता है। योग्य मन की अगर प्रभावी ढंग से मार्केटिंग की जाए तो यह पूंजी का अधिक प्रभावी रूप दर्शाता है जिसकी सामान बेचने के लिए बिजनेस में जरूरत होती है। मन पूंजी का एक ऐसा रूप है जो मंदी के दौर में स्थायी रूप से अवमूल्यन का शिकार नहीं होता। न ही पूंजी के रूप की चोरी की जा सकती है, न ही इसे खर्च किया जा सकता है। यही नहीं, जो धन बिजनेस के व्यवहार के लिए अनिवार्य है वह तब तक धूल के कण की तरह मूल्यहीन है जब तक कि इसे योग्य मन के साथ न जोड़ा जाए।